हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और मोटिवेटेड हैं। तो गाइज़, ये सीरीज़ की हमारी सेकंड वीडियो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 फॉर द पॉलिटी, प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन सिद्धार्थ गुप्ता। सो गाइज़, इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 और डीलिमिटेशन कमीशन। प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ब्रीच इन द पार्लियामेंट हाउस के बारे में, और इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस के थ्रू से हमने डिस्कस किए थे उन दोनों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और डीलिमिटेशन कमीशन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसके सारे कंसेप्ट को भी इसके साथों साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, उस सारे क्वेश्चंस को, और फिर इस क्वेश्चंस को भी सारे सॉल्व कीजिए। ऐसे मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, उसमें हम और भी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेड बाय सिद्धार्थ गुप्ता। सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सिद्धार्था, जिसमें आपको आने वाले बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर दो यार। और ये एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, माई सिद्धार्था करके, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 370 के आसपास से जो भी क्वेश्चंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के और डीलिमिटेशन कमीशंस के। सो इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अगर मैं उसको सेग्रीगेट करूँ तो इजी कैटेगरी में आपके 5 क्वेश्चन हैं, मीडियम कैटेगरी में 4 क्वेश्चन, और डिफिकल्ट कैटेगरी में एक क्वेश्चन है। अगर आप 10 से, अगर 5 to 6 अगर स्कोर कर रहे हैं, देन यू आर इन द राइट ट्रैक, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो चलिए गैस, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा विद इन दिस 15 to 20 मिनट्स। तो चलिए गैस, स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Article 370 itself gives the power to the Parliament to declare that this article shall cease to be operative just by making a law. Statement 2. Article 35A stems from Article 370 and was introduced through a presidential order in 1954 on the recommendation of Jammu and Kashmir Constituent Assembly. Which of the above mentioned statements are correct? Option A only one, option B only two, option C ना both 1 and 2, option D none. तो गाइज, इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसको अपने खुद ब खुद एसेस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज आर्टिकल 35A स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 370 and was introduced through a presidential order in 1954 on the recommendation of जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 335A नहीं था। तो तो स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? क्या आर्टिकल 370 ऐसा कोई पावर नहीं देता? डेफिनेटली देता है, बट वो पार्लियामेंट को नहीं देता, वो देता है ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो गाइज, आपको ये बात ये याद रखने वाली बात है कि आर्टिकल 370 पावर देता है नॉट टू द पार्लियामेंट बट टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए, आर्टिकल 370 क्या क्लॉज 3 क्या बात करता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। मतलब आर्टिकल 370 के बारे में बात हो रही है। द प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर्स दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव। ये पूरा आर्टिकल सीज हो जाएगा ऑपरेशन से, या इसका कोई पार्ट सीज हो जाएगा, या मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये कौन कर सकता है बाय एन ऑर्डर? ओनली द प्रेसिडेंट। सो इट इज़ नॉट द पार्लियामेंट बट इट इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ the president. Statement 2 is correct, as Article 35A came out from the Article 370 and was introduced through a presidential order in 1954 on the recommendation of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. 35A empowers the Jammu and Kashmir legislature to define the permanent resident of the state and specific rights and privileges. तो गाइज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पर ये रहा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Jammu and Kashmir has been allotted with 5 seats and Ladakh has 1 seat in the Lok Sabha. Statement 2. Both Jammu and Kashmir and Ladakh
has been converted to union territory with legislature. Statement 3. The union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh will be administered by president through an administrator appointed by him known as lieutenant governor. So select the correct answer 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Pause the video and try to solve it. So the correct answer is option C, that is 1 and 3. 1 and 3 statements are correct. Option 2 is wrong. Statement 2 is wrong. क्या स्टेटमेंट 2 बोलता था कि बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज़ बिन कन्वर्टेड टू यूनियन टेरिटरी. यस, बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज़ बिन कन्वर्टेड टू यूनियन टेरिटरी. क्या दोनों विथ लेजिस्लेचर? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी विथआउट लेजिस्लेचर. और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है. देख लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑफ द 6 लोकसभा सीट पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाज कंसिडर्ड एज ए जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट, जिसको 6 सीट एलोकेट की गई थी लोकसभा में. करेंटली जम्मू एंड कश्मीर, हमें जैसे पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है और अब वो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं. करेंटली विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, करेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 5 and Ladakh has been allotted with 1 seat. Statement 2 is correct. Reorganization of Jammu and Kashmir. The bill recognizes the state of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature and the Union Territory of Ladakh without legislature. The Union Territory of Ladakh will comprise, देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करते हैं लद्दाख, ये भी आपको समझने वाली बात है. कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कंप्राइज विद द रिमेनिंग टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो कारगिल और लेह कहाँ पे चले गए? लद्दाख में. एंड रेस्ट आर विथ जम्मू एंड कश्मीर. स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. एज लेफ्टिनेंट गवर्नर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड. तो वहाँ पे अभी गवर्नर नहीं होगा, वहाँ पे पहले गवर्नर थे, अभी वहाँ पे होंगे लेफ्टिनेंट governor as like in Delhi. The union territory of Ladakh will be administered by president through a lieutenant governor appointed by him. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि the lieutenant governor of Jammu and Kashmir will be appointed by whom? The president of India. So the correct statement is option C, that is 1 and 3. Question number 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Which amount, who amount the following person, who among the following, ये थोड़ा टाइपो मिस्टेक हो गया, who among the following person may nominate 2 members to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly to give representation to women. तो वो जो बिल में है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न दिया गया है, तो उसमें से दो मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे. तो वो नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये क्या कहता है देखिए, द बिल प्रोवाइड्स फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा जो कि हमने देख लिया. द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 107. तो ये हाल ही फिलहाल में इंक्रीज़ हुआ है बिल से, बिल पे प्लेस हुआ है हमारे पार्लियामेंट में, तो एक बार वो देख लेंगे. ऑफ दिस 24 सीट्स विल रिमेन वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान. फर्दर द सीट विल बी रिजर्व्ड इन द असेंबली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इन एडिशन, देखिए, Lieutenant Governor may nominate 2 members of the Legislative Assembly to give representation to women if they are not adequately represented. So who is the sole authority to nominate? It is the Lieutenant Governor. So the correct answer is option B. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. ये रहा आपके स्क्रीन पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए टर्म ऑफ 5 years ओनली. Statement 2, the Lieutenant Governor must summon the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir at least once in a 6-month. Statement 3, the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir may make law related to any matter specified in the state list of the constitution except police, public order and land. Choose the correct statement. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. सो आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्या है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 3 में क्या गलत है देखते हैं. द असेंबली विल हैव ए टर्म ऑफ 5 years. तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले जो टर्म था बिफोर 2019 जो टर्म था वो था 6 years का, अब ये हो गया है 5 year.
जैसे कि बाकी हमारे यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर में है। एंड द लेटेनेंट गवर्नर मस्ट समन द असेंबली एटलीस्ट इन ए 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, वहाँ पे आपको दे देगा प्राइम मिनिस्टर मस्ट समन, नो, और प्रेसिडेंट मस्ट समन, नो, इट इज़ द लेटेनेंट गवर्नर हु इज़ द सोल अथॉरिटी टू समन द असेंबली। और वो क्या मिनिमम टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो करना ही है। वाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, तो देखते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट क्या क्या, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लैंड की बात नहीं की है, तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉ ऑन लैंड एज वेल, जो कि दिल्ली में नहीं है। तो हमें पता है दिल्ली में क्या है, दे कैन मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, यहाँ से भी शायद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। Second statement, the High Court of Jammu and Kashmir will be the common High Court for the Union Territory of Ladakh and Jammu and Kashmir. Third statement, the Council will aid and advise the Lieutenant Governor on matter that the Assembly has power to make law. Choose the correct statement. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. Pause the video and try to solve it. So the correct answer is answer D, that is 1, 2 and 3. All the three statements are correct. क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है, तो ये मैंने पूरा ही प्रोविज़न वहीं लॉ से लिया है, तो आप देख लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। द काउंसिल विल एड एंड एडवाइस किसको, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन मैटर्स दैट द असेंबली हैज़ पावर टू मेक लॉ। द चीफ मिनिस्टर विल कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, दे कांट बी मोर देन 10% ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। तो आपको ये बात याद रखनी है। और द काउंसिल होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कौन से मैटर पे, जिसमें असेंबली के पास पावर है बनाने का। और ये सारे डिसीजंस कौन कम्युनिकेट करेगा, बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इट इज़ द सोल अथॉरिटी एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है। वो लॉ हमें क्या कहता है, द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। Further, the Union Territory of Jammu and Kashmir will have an Advocate General to provide legal advice to the government of the Union Territory. तो आपको ये बात याद रखनी है, hence option D is correct. Question number 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statement. Before 5th August 2019, the Ranveer Penal Code was applicable on Jammu and Kashmir and not the Indian Penal Code. क्या 5 अगस्त से पहले रणवीर पिनल कोड एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर में और इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होता था। सेकंड स्टेटमेंट, नाउ द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट हैव ए डुअल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब क्या पहले डुअल सिटीजनशिप था। तो देखो बताओ, द प्रोविजंस कंटेंट इन आर्टिकल 239A shall also apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Choose the correct statement. Option A 1 and 2 is correct. Option B 2 and 3 is correct. Option C 1 and 3 is correct. Option D 1 and 2 and 3. All the statements are correct. Pause the video. Try to solve it. So the correct answer is option D. All the three statements are correct. तो देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 उसका सेक्शन 13 क्या कहता है। ऑन एंड फ्रॉम अपॉइंटेड डे the provision contained in article 239A which are applicable to union territory of Puducherry shall also apply to the union territory of Jammu and Kashmir। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और आपको मैं बता देता हूँ कि 5 अगस्त से पहले रणवीर पिनल कोड एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर में, ना कि इंडियन पिनल कोड। लेकिन आफ्टर 5 अगस्त 2019, आफ्टर पासिंग दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, इंडियन पिनल कोड वहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है और वहाँ कोई सिटीज़न अब वो इंडियन सिटीज़न ही कहलाएंगे, ना कि जम्मू एंड उनके पास अभी डुअल सिटीजनशिप नहीं। और स्टेटमेंट 3 का तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
अब हम बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये 2012 में यूपीएससी का क्वेश्चंस है, तो देख लो एक बार। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया था। विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या डीलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो हम किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते? तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशंस आर लेड बिफोर लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट या कोई ऑर्डर प्लेस किया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, तो वो भी कैपेबल नहीं है टू मॉडिफाई द ऑर्डर। ये दो स्टेटमेंट्स दिया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ ऑन 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Pause the video, try to solve it. So the correct answer is option C, that is both the statements are correct. Yes, the delimitation commission is a high power body that is assigned kya the power to fix the limits or the boundaries of the territorial constituency in the country or of a state. The delimitation commission is very powerful and independent body whose order cannot be challenged in any court of law. Hence, statement 1 is correct. The order of the delimitation commissions are laid before the Lok Sabha and the respective state legislative assembly, but these orders are not permitted to modifications. तो जो ऑर्डर्स होती है डिलिमिटेशन कमीशन की, वो रेस्पेक्टिव लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो प्लेस करते हैं, बट दे आर नॉट परमिटेड फॉर एनी मॉडिफिकेशन। हैंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। With reference to delimitation commission, consider the following statement. Statement 1, delimitation commission have been set up 3 times only। तो आज तक delimitation commission 3 बार ही केवल बनाई गई है, ये कह रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? delimitation commission is appointed by election commission of India। द delimitation commission को election commission of India अपॉइंट करती है। Which of the above statements are correct? ऑप्शन ए 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D none of the above statements are correct। Pause the video and try to solve it। So the correct answer is D, none of the above statements are correct। तो क्या है गलती है दो स्टेटमेंट में, देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक इंडिया में 4 बार बनाई जा चुकी है, और डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट इलेक्शन कमीशन नहीं करता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो देखिए, इन इंडिया सच डीलिमिटेशन कमीशन हैव बिन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स, और ये मैंने डीलिमिटेशन कमीशन के पेज से लिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स। कब? इन 1952 अंडर द डीलिमिटेशन एक्ट 1952, in 1963 under the delimitation commission act 1962, in 1973 एंड इन 2002। तो आपको ये याद रखना है, 4 बार बनाया गया है। कब कर? 1952, 1963 एंड 1973 एंड 2002 में। Why statement 2 is incorrect? देखो, the delimitation commission act was enacted in 1952 and as per this act the delimitation commission is appointed by the president of India and works in collaboration with the election commission, but they are appointed by whom? They are appointed by president of India। So the correct answer is D, that is none of the above statements are correct। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तो अब इसको पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। Delimitation Commission is a statutory body। Statement 2, it redraws the boundaries of both the Assembly and Lok Sabha constituency। Statement 3, it is set up every 5 years। Select the correct answer using the codes given below। Option A 1 and 2 is correct, option B 2 and 3 is correct, option C 1, 2 and 3 is correct, option D none of the statements are correct। Pause the video and try to solve it। So here is the answer, option A, that is 1 and 2 are correct। तो what is the problem with statement 3? अब देखते हैं। statement 1 is correct as it is established by the government of India under the provisions of delimitation commission act। तो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देख लिया है। तो as delimitation commission is created within the एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट, जो कि एक बिल के थ्रू से पास हुआ था। क्या है वो? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। हैंस इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट रीड्रॉज द बाउंड्री। येस, the main task of the commission is to redraw the boundaries of the various assemblies in the Lok Sabha constituency based on a recent census। The representation from each state is not changed during this exercise। However, the number of SC and ST seats in the, that is scheduled caste and scheduled tribe seats in the states are changed in accordance with the census। And statement 3 is incorrect as it is not
सेटअप इन एवरी 5 ईयर, जो कि हमने अभी देख लिया था। देखिए प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैंने आपको बताया था 3-4 बार बनाया गया। अगर हर 5 साल में बनता तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सिर्फ 4 बार ही बना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट. Now, the last question in this video, question number 10 in your screen. The decision of which of the constituencies to reserve and the basis on which it is to be reserved for SC and ST is taken by the body. कौन है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिलिमिटेशन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी। तो क्या है करेक्ट आंसर आपको बताना है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। A quota of constituency to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of scheduled caste or scheduled tribe in that state. After drawing the boundaries, ठीक है, द डिलिमिटेशन क्या करता है, लुक्स एट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोज कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव द हाइएस्ट proportion of scheduled tribe population are reserved for ST. In case of scheduled caste, the delimitation commission looks at two things. देखो पहले डिलिमिटेशन करता है, उसका पॉपुलेशन चेक करता है। अगर पॉपुलेशन में मिलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाती है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में क्या होता है ये देखो, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट टू थिंग्स। क्या इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव हायर proportion of scheduled caste population first, but it also spreads this constituency in different regions of the state. This is done because scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. This reserved constituency can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. तो आपको ये समझने वाली बात है कि जब वो एसटी का कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्री ड्रॉ करता है, देन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन if it founds that scheduled tribe population is higher, then they reserved that constituency for scheduled tribes. But in case of scheduled caste, they again the process is first they demarcate the boundaries, then they look at the population. If they found that the population of scheduled caste are higher, but at the same time what the delimitation commission does, इट ऑल्सो स्प्रेड्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट में भी वो स्प्रेड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री, वो होगा, वो करने के लिए ये किया जाता है। सो दिस इज हाउ द डिलिमिटेशन कमीशन decides the constituent, that is reserve the constituency for SC and scheduled caste and scheduled tribes. तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और डिलिमिटेशन कमीशन के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके थ्रू से हमने समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए और कुछ भी अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, so that I will feel inspiring. Or please don't forget to like this video. Stay tuned. Have a good day.